अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज बात करनी है ऐसे कंट्रीज़ जो कि डाटा शेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, अगर फिंगरप्रिंट्स हो गए आपके, तो ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जो आपका डाटा शेयर कर देते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। और कुछ रिफ्यूज़ल पे बात करेंगे, रिफ्यूज़ल स्टैम्प्स के ऊपर, और कितने साल तक उनके रिकॉर्ड में सेव रहती हैं। तो बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो उसको छुपाते हैं कि किसी दूसरे कंट्री के साथ हमने शेयर नहीं करना। बहुत सारे कंट्रीज़ ने तो ई वीज़ा कर दिया हुआ है, लाइक ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ई वीज़ा स्टार्ट कर दी हुई है। तो ई वीज़ा का मतलब क्या है कि आपकी अगर रिफ्यूज़ल होती भी है तो ना तो पासपोर्ट पे उनका कोई रिकॉर्ड आएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे कंट्रीज़, लोगों को ये नहीं पता होता कि वो रिकॉर्ड अपना शेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो लोग क्या करते हैं, वो ये समझते हैं रिकॉर्ड क्या शेयर होना, पता ही नहीं है किसी दूसरी एम्बेसी को। हम अमेरिका में जाके अप्लाई कर देंगे, बताएंगे नहीं कि हमारा वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ है, नहीं हुआ। क्या कह रही है? तो दोस्तों कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। एक आता है इंग्लिश कंट्रीज़ का ग्रुप है, फिर कुछ शेंजन का है। इसी तरह अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीका, उनका एक वीज़ा हो 3-4 कंट्रीज़ के ऊपर एंट्री है। इसी तरह साउथ अमेरिका के अंदर मिडल में जो है अमेरिका में, वहाँ पे भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना इत्तेहाद बनाया हुआ है, जिसे सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। मिडिल अमेरिका कह रहा हूँ, सेंट्रल अमेरिका। तो उन्होंने भी अपना इत्तेहाद बनाया हुआ है, और अगर एक कंट्री का वीज़ा होता है तो आप इन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो, लाइक निकारागुआ, होंडुरास, इस तरह के कंट्रीज़। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश कंट्रीज़ की, फिर बात करेंगे दूसरे कंट्रीज़ पे, फिर स्टैम्प पे बात करेंगे, फिर रिकॉर्ड्स पे बात करेंगे, उनके सिस्टम में कितनी देर तक रिकॉर्ड रहता है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं या डेपोटेशन हो जाती है आपकी, तो वो रिकॉर्ड कितनी देर तक रहता है। ये सारी चीज़ों पे आज थोड़ा सा मैं बात करूँगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसमें कुछ एडिशन मैं आज कर रहा हूँ, इसीलिए जो चीज़ मैं थोड़ी बयान करूँगा उस पर मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश कंट्रीज़, अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यूरोप में इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ 5 कंट्रीज़ हैं जो कि इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड कनाडा, ये 5 कंट्रीज़ हैं इंग्लिश कंट्रीज़। तो किसी एक कंट्री के अंदर भी आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, बस अप्लाई कर दिया, आपका रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा दूसरी एम्बेसीज के साथ। न्यूजीलैंड में अप्लाई किया तो आपका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, यूके के साथ भी, कनाडा और अमेरिका के साथ भी शेयर हो जाएगा। उसके बाद जब आप अमेरिका में या फिर कनाडा वगैरह में जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनको ऑलरेडी पता होगा इस बारे में कि आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था इन कंट्रीज़ में से किसी का। तो कभी कभार वो क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि आपको कभी वीज़ा एक्सेप्ट हुआ, वीज़ा रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दी थी अपने एक व्यूवर की, जो कि फ्रांस में रहते हैं और उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है फ्रांस की। तो उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था कनाडा का, अनफॉर्चुनेटली उनका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। फिर उन्होंने अप्लाई किया अमेरिका का वीज़ा। जब उन्होंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, अमेरिका ने उनसे पूछ लिया कि पहले कभी आपकी रिफ्यूज़ल वगैरह लगी या नहीं। तो उन्होंने झूठ बोला वहाँ पे कि मेरी कोई रिफ्यूज़ल नहीं लगी। तो अमेरिका ने क्या किया, उनका जो कनाडा का रिकॉर्ड था वो भी निकाल के बता दिया कि आपने फलां डेट को अप्लाई किया था और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, आपने हमारे साथ झूठ क्यों बोला, लिहाजा हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे क्योंकि आपने हमारे साथ झूठ बोला। तो कभी भी किसी एम्बेसी के साथ आप झूठ नहीं बोलो। अगर रिफ्यूज़ल लगी है तो बताओ उस चीज़ का, ये कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि उस कंट्री को उस वक्त पे आपकी समझ में नहीं आई या आपके डॉक्यूमेंट्स उस वक्त रेडी नहीं थे, मुकम्मल नहीं थे, इनकम्प्लीट थे, इस वजह से उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप में कोई फॉल्ट है तो आपको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, ठीक है, या आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं इसलिए आपको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। ये हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है। और एक कंट्री का जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता और ऐसा नहीं होता कि उसका वीज़ा आपको अगेन नहीं मिल सकता। आपका जैसा कि मैं यूके की एग्जांपल देता हूँ, अगर यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करो, अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगाओ, स्टेटमेंट अच्छी लगाओ,
हर चीज़ को जस्टिफाई करो तो आपको डेफिनेटली यूके का वीज़ा मिलता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड जिनका यूके की रिफ्यूज़ल और अगेन यूके का वीज़ा अप्लाई किया और उनका वीज़ा लगा। जापान का बहुत सारे लोगों का रिफ्यूज़ हुआ, फिर अप्लाई किया, लगा। अमेरिका का मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनका एक तो रिफ्यूज़ हुआ फिर दोबारा लगा, और कुछ लोग ऐसे भी मिला हूँ मैं उनसे कि उनका अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ था, नेक्स्ट टाइम अप्लाई किया तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि यार कि ये बंदा कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस है या फिर इसका रिकॉर्ड नहीं अच्छा, ऐसी बात नहीं है। मौजूदा वक्त पे आपकी उनको समझ नहीं आई या आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए हो, लिहाजा उन्होंने आपको उस वक्त के लिए मना किया, रिफ्यूज़ किया। अब ये जो कंट्रीज़ डाटा शेयर कर रहे हैं, तो आपने कभी भी किसी भी एम्बेसी में, इन एम्बेसीज को छोड़कर किसी भी एम्बेसी में कभी झूठ नहीं बोलना। नहीं वीज़ा मिला, नहीं मिला, बताओ उनको, साफ बताओ कि यार मुझे वीज़ा नहीं मिला। अभी मेरा साउथ अफ्रीका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो मैंने तो कभी नहीं झूठ बोला या मैंने कभी वो स्टैंप नहीं छुपाने की कोशिश की, या मेरी उस साउथ अफ्रीका की स्टैंप ने तो कोई ऐसा बुरा इम्पैक्ट नहीं डाला कि मेरे अगले वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हो। मैं बताता हूँ, मेरा साउथ अफ्रीका का एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उसके बाद मैंने जब भी कोई वीज़ा अप्लाई किया तो मेरे सारे वीज़ा लगे। इवन जापान का वीज़ा मुझे मिला, और मैंने बहुत सारे वीज़ा मिले हैं मुझे, वो सारे साउथ अफ्रीका के बाद मिले, रिफ्यूज़ल के बाद, और साउथ अफ्रीका की स्टैंप लगी हुई है पासपोर्ट पे। तो ये स्टैंप वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही ये जो रिजेक्शन स्टैंप होती है, इससे रिजेक्शन स्टैंप होती है, हम इसे रिजेक्शन स्टैंप समझते हैं, ये होती है अप्लाइंग स्टैंप, बस हमने इसका नाम उल्टा कर दिया कि रिजेक्शन स्टैंप। कभी भी आप कोई स्टैंप देखोगे उसके ऊपर कभी भी नहीं लिखा होगा रिजेक्शन, उसके ऊपर अप्लाई का लिखा होगा कि अप्लाइंग इस डेट को किया, इस एम्बेसी में किया, ये सारी चीज़ लिखी होती है उसके ऊपर। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने कवर कर दी कि ये इंग्लिश कंट्रीज एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं। अब नंबर सेकंड के ऊपर आता है शेंजन। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार मैं इटली से रिफ्यूज़ हुआ, मैं अगले दिन ही डेनमार्क या फिर नॉर्वे में करवा दूँ तो उन्हें पता नहीं चलेगा। शेंजन का मतलब क्या? 26 कंट्रीज़ का आपस में इत्तेहाद, उसके बाद यूरोपीय यूनियन के भी कुछ कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं, आप 4-5, तो उनका भी डाटा अगर आप उन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हो तो इनका भी डाटा आपस में शेयर हो जाता है। यूरोपीय यूनियन के अंदर तकरीबन 28 से 30 कंट्रीज़ हैं। अब जब इन कंट्रीज़ में आप अप्लाई करोगे वीज़ा, तो दोस्तों इनका रिकॉर्ड सिस्टम एक ही है। आप इटली में करो, फ्रांस में करो, जर्मनी में करो, स्पेन में करो, किसी भी कंट्री में करो, आपका रिकॉर्ड लैटविया में भी पड़ा होगा, एस्टोनिया में भी और फिनलैंड में भी, हर जगह पे आपका रिकॉर्ड पड़ा होगा। उनको पता होगा, जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करोगे फ़ौरन वो पता चला लेंगे। तो मेरे एक फ्रेंड की रिफ्यूज़ल लगी डेनमार्क से, तो डेनमार्क की रिफ्यूज़ल के अंदर उन्होंने सब लिखा हुआ था, उन्होंने कहा था आपका कोई शेंजन में आपका पहले कोई ट्रैवल नहीं है, ठीक है। ये भी उन्होंने रिफ्यूज़ल का एक पॉइंट लगाया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। अच्छा, अब उनको कैसे पता चला कि शेंजन में आपका ट्रैवल है या नहीं है? दोस्तों वो जैसे ही सिस्टम में एंट्री करते हैं तो पता चल जाता है कि यार ये बंदा पहले आया ही नहीं है। आपका पासपोर्ट नंबर जैसे ही सिस्टम में जाएगा, पूरा प्रीवियस आपका रिकॉर्ड खुल जाएगा कि यार ये बंदा पहले कर चुका है ट्रैवल या नहीं। अब मैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करता हूँ, जिसमें निकारागुआ, होंडुरस और इस तरह के कंट्रीज़ आते हैं। तो दोस्तों इनका भी रिकॉर्ड आपस में शेयर होगा। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ सेंट्रल अफ्रीका की, तो इनका भी होता है। तो ये छोटे कंट्रीज़ हैं, इसलिए लोग इनकी तरफ ना तो जाते हैं ज़्यादा, ना ही तवज्जो देते हैं, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कौन कौन से कंट्रीज़ आपस में रिकॉर्ड शेयर करते हैं। अब रही बात कोरिया की, जापान की, तो दोस्तों ये कंट्रीज़ कभी भी एक दूसरे के साथ डाटा शेयर नहीं करते, इनका सिस्टम ही अलग है, पूरी दुनिया से अलग है। अब मैं बात करता हूँ रिकॉर्ड्स कितनी देर तक सिस्टम में रहता है। दोस्तों कनाडा का रिकॉर्ड जो है 10 साल तक, जब आपने वीज़ा अप्लाई किया, फिंगरप्रिंट्स हुए, तो वो उसी वक्त बता देगा कि 10 साल के लिए आपका रिकॉर्ड सिस्टम में चढ़ गया। अब आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो, लगे नहीं लगे, डजंट मैटर, लेकिन आपका रिकॉर्ड कनाडा में पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर अमेरिका की बात करूँ, जब अमेरिका में वीज़ा अप्लाई कर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड चढ़ जाना उनके सिस्टम में। अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए, तो दोस्तों डिपोर्ट होने के बाद 5 साल तक का आप होता है उनके पास रिकॉर्ड के 5 साल तक आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कोरिया की। मेरा फ्रेंड कोरिया से डिपोर्ट हुआ, हालांकि उसके पास वीज़ा था, वैलिड वीज़ा था, सब कुछ था, लेकिन कोरिया एयरपोर्ट से उसको एंट्री नहीं मिली। वहाँ पे एक जेजू आइलैंड था, पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पर फ्री एंट्री थी, तो वहाँ से वो डिपोर्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम वो 5 सालों के अंदर जब भी वीज़ा अप्लाई करता था कोरिया का, तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा था, लगता नहीं था। वो जैसी 5 ईयर का ड्यूरेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद जब उसने वीज़ा अप्लाई किया तो उसका वीज़ा लगा, और जब वीज़ा लगा उसने फ्लाई किया तो फिर डिपोर्ट हो गया। क्यों?
दोस्तों चाइना वो पहले भी वाया चाइना से गया था, तो चाइना एयरपोर्ट पे भी उसका रिकॉर्ड, हालांकि वो चाइना में नहीं गया, वाया चाइना गया था, तो उसने चाइना में कभी एंट्री नहीं ली, लेकिन चाइनीज एयरपोर्ट के ऊपर भी उसका रिकॉर्ड मौजूद था कि बंदा पहले डिपोर्ट हुआ। वो जब दोबारा ईस्टर्न चाइना से आई थिंक सो गया था, वो जब गया उस एयरलाइन पे तो चाइना ने रोक लिया उसको। उसने कहा आप पहले भी डिपोर्ट हुए थे कोरिया से, तो उसने बताया कि हाँ मैं हुआ था, उस सन में हुआ था, 2013 में आई थिंक सो हुआ था वो डिपोर्ट। तो उस इमिग्रेशन ने चाइना को बता दिया कि इस तरह ये बंदा आ रहा है, तो आप इसकी छानबीन करें। तो उसका पासपोर्ट भी उन्होंने रख लिया और जहाज़ के अमले को पकड़ा दिया। खैर ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं बात करता हूँ, अगर आप डिपोर्ट हो जाते हो किसी कंट्री से तो 5 ईयर्स तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उनका रिकॉर्ड अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो तो हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड आपका सेव हो जाता है। अब कुछ कंट्रीज़ 5 ईयर्स, कुछ कंट्री 10 ईयर्स, कुछ कंट्रीज फॉर एवर के लिए आपका रिकॉर्ड रख लेते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर चाहो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, सर्च करो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो डिटेल में मैंने सिर्फ ये रिजेक्शन स्टैम्प्स और रिकॉर्ड्स के ऊपर बनाई हुई, कितनी देर तक किस कंट्री का रिकॉर्ड रहता है। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।